पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। हम आपको मिलवाने जा रहे हैं रामपाल माजरा जी से। रामपाल माजरा वो शख्सियत हैं जिन्होंने कभी 1986-87 में जब न्याय युद्ध हुआ था, चौधरी देवीलाल ने संघर्ष किया था SYL और चंडीगढ़ के मुद्दों को लेकर, उस वक्त अहम भूमिका में थे। रामपाल माजरा जी आजकल राजनीतिक रूप से कहाँ क्या कर रहे हैं, सब बातों का जवाब इनसे लेंगे। माजरा जी, स्वागत है पंजाब केसरी में आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। माजरा जी, राजनीतिक रूप से आप एक ऐसा व्यक्तित्व हैं कि आपने काफ़ी सक्रियता निभाई है। आजकल किस दल की राजनीति में? ना कोई दल है और ना ही अभी कोई दल के लिए कोई उत्सुकता है, क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश में इस प्रकार के बहुत से मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के लड़ाई निरंतर जारी है। किसानों के जिस प्रकार से MSP का कानून नहीं बन पाया, किसानों को भावांतर योजना का भी कोई लाभ नहीं मिला। आप जानते हैं कि किस प्रकार से सरसों को लूटा जा रहा है। आज उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 5450 रुपये है, परंतु को खरीदार नहीं है। और इसी प्रकार से आप देखते होंगे मंडी में जाकर के कि किसानों ने अभी इन दिनों जो मटर पैदा की थी, टमाटर पैदा किए, गोभी पैदा की, प्याज पैदा किया, उसका कोई भी मूल्य नहीं मिला। यानी कि किसानों के अनेकों मुद्दे हैं और आम जनता की भी बहुत लड़ाई है। हरियाणा प्रदेश आज बेरोजगारी में नंबर 1 का सूबा बना है। आज 25 लाख नौजवान बेरोजगार हैं। हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार का कानून इन्होंने कहा था कि स्थानीय बेरोजगार नौजवानों को नौकरी मिलेगी, वो भी ठंडे बस्ते में रख दिया है। और हरियाणा प्रदेश के नौजवान बेरुख होकर के डोंकी वीजा लेकर के जान हथेली पर रख करके 7 समुद्र पार जा कर के जीविका उपार्जन की सोच लेकर के बैठ गए हैं और विदेशों में जा रहे हैं। चाहे वो अमेरिका जाएं, कनाडा जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, इंग्लैंड जाएं, वो हरियाणा प्रदेश से नौजवान यहाँ का बेरुख हो गया है। आज इस प्रकार के बहुत से मुद्दे हैं कि अग्निवीर योजना ऐसी योजना चलाई है जो ग्रामीण अंचल में बसने वाले शहर के लोगों को जिस प्रकार से मिलिट्री में सुविधाएं मिलती थी, उनसे भी वंचित कर दिया गया। ना पेंशन मिलेगी, ना उनको कोई हेल्थ सर्विसेज मिलेंगी और ना ही कैंटीन से उनको कोई सामान सस्ता मिलेगा। यानी कि फौज को भी ठेके पे दे दिया गया है। देश के लोगों ने 75 वर्ष में बहुत कुछ जोड़ा था, चाहे देश का कोई भी प्रधानमंत्री रहा, कोई भी किसी भी पार्टी की सरकार रही, किस प्रकार से हमने हवाई अड्डे बनाए थे, हमने रेलें बनाई थी, रेलवे स्टेशन बनाए थे। आज ये सरकार उन सब को बेच रही है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे पोर्ट हो और चाहे हवाई अड्डे हों, और अडानी और अंबानी को प्रफुल्लित कर रही है। अब 20 लाख करोड़ रुपए का जिस प्रकार का अडानी का आप सब ने अखबारों में भी और पार्लियामेंट नहीं चली, ये देखा होगा कि किस प्रकार से ये घोटाला हुआ है कि SBI और LIC का भी पैसा उसमें गया है और उसको दबाने के लिए सरकार आज देश की संसद को भी नहीं चलने दे रही। भारतीय जनता पार्टी घपले और घोटालों की पार्टी बन करके रह गई है। माजरा जी, मैं आपका जब एक तरह इंट्रोडक्शन दे रहा था अपने दर्शकों को, वैसे तो आप इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, तब SYL, हरियाणा की अलग राजधानी चंडीगढ़ 1986-87 का जिक्र कर रहा था। वो मुद्दे आज भी ज्वलंत हैं। हाई कोर्ट की अलग मांग, हरियाणा के ये मुद्दे 4 दशक से ऐसे कैसे पड़े हैं। कई दल आए और कई गए। बहुत दल आए, बहुत गए, बड़े युद्ध हुए, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी गई, जेलों में भी गए, परंतु ये लोग कहते हैं हमने बड़ा परिवर्तन कर दिया, व्यवस्था बदल दी। मैं समझता हूँ कि इन्होंने 8 साल में कोई व्यवस्था नहीं बदली। हरियाणा प्रदेश आज एक ऐसा सूबा है जिसके पास अपनी राजधानी नहीं। आज हरियाणा प्रदेश एक ऐसा ही सूबा है जिसके पास अपना हाई कोर्ट नहीं। लंबे समय से हरियाणा प्रदेश के लोगों को 800 करोड़ रुपए से बनी है सतलुज जमुना लिंक नहर भी आज खाली पड़ी है। बार बार कहते हैं हमने मीटिंग करी हैं, सुप्रीम कोर्ट में अब फिर से कह दिया कि हम दोनों राज्य आपसी सहमति से नहीं इसको सुलझा सकते, सुप्रीम कोर्ट ही इसको बनवाए। आज भी वो मामले यूं के यूं लंबित हैं, मुंह बाएं खड़े हैं। बल्कि 1-2 मामला और नहरों के मामले में कहना चाहता हूं
कि दादू पर नलवी नहर रिचार्ज बोर के लिए खोदी गई थी। इस सरकार ने तो उसको भी बंद कर दिया। हांसी बुटाना नहर में भी कोई पानी की एक टोपा भी नहीं आया। और ये एक बहुत बड़ा घपला है कि जमुना की कैपेसिटी बढ़ाने के नाम पे या और डिस्ट्रीब्यूटरी और माइनर्स की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, पानी की उपलब्धता है नहीं। आप ने इन मुद्दों को लेकर के आज हरियाणा प्रदेश के लोग चिंतित हैं कि आखिर सरकारें आती हैं सतलुज जमुना लिंक नहर का नाम लेकर के, सरकारें बनती हैं अलग से राजधानी के लिए, सरकार बनती है अलग से हाई कोर्ट के लिए, और फिर बाद में इसको भुला दिया जाता है। तो इसके लिए कसूरवार कौन है? मैं इस बात के लिए विशेष तौर से सरकार जो आज वर्तमान में है इसको ही जिम्मेवार मानता हूं कि इन्होंने कोई भी कदम हाई कोर्ट के लिए नहीं उठाए, क्योंकि पहली सरकार फिर भी अलग से बेंच बनाने की सोच करती थी। उन्होंने प्रयास भी किए, कोई कानूनी अड़चनें आ गई थी जिसकी वजह से नहीं बन पाया था, और आज फिर इसी प्रकार की अड़चनें सतलुज जमुना लिंक नहर पे ये आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से समय भी नहीं ले सके। आज की सरकार के मुखिया, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री से इस नहर के लिए कोई समय 8 वर्ष में नहीं ले सके। अलग विधानसभा तो हरियाणा की बनाने की तैयारी हो रही है, अभी वो भी खतो खिताब में है। मैं उसको गहराई से जानता हूं उस मुद्दे पे। आप ये देखेंगे अलग से बजट भी रख दिया गया है कि उसको बनाया जाएगा। अभी जमीन ही नहीं तो बजट का क्या। यूं तो 100 करोड़ रुपये सतलुज जमुना लिंक नहर के लिए भी रखे गए हैं। जब सतलुज जमुना लिंक नहर के कोई किसी प्रकार का फैसला इस पे हुआ नहीं बनाने का, और कैसे 100 करोड़ रुपये रखने का, तो लोगों के साथ धोखा है। मैं समझता हूँ चंडीगढ़ में जिस प्रकार से ज़मीन का इन्होंने कहा कि हस्तांतरण करवाएंगे और हम ले लेंगे करवा देंगे, इसी बात पे चल रही है। अभी तक राजधानी बनाने का या सेक्रेटेरिएट बनाने का, सचिवालय बनाने का कोई, मैं नहीं समझता कोई इन्होंने इसमें ठोस कदम उठाया। माजरा जी, एक आपने शुरुआती सवाल के जवाब में जो बच्चे बाहर जा रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, कबूतरबाजी का शिकार हो रहे हैं, उस तरफ इशारा किया था कि क्यों भाग रहे हैं बाहर। वो इसलिए भाग रहे हैं कि आज हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 का सूबा है। यहाँ पे हम कर्जा लेने में सबसे आगे हैं और लोगों को सुख सुविधा देने में सबसे पीछे हैं। आज हरियाणा नागरिक सुरक्षिता में निचले पायदान पाया। आज विदेशों में जो हमारे नौजवान जा रहे हैं, डोंकी वीजा नंबर 2 में जाते हैं, और वो जान हथेली पे रख के जाते हैं। रास्ते में बहुत से अपनी ज़िंदगी भी खो बैठते हैं। और ये बीच में आपने ठीक सवाल किया है कि कबूतरबाजी का शिकार हो जाते हैं। हमने कानून भी बनाया कबूतरबाजी ना हो। हमने अपनी भी प्लेसमेंट की एक संस्था खड़ी करी थी कि उसके माध्यम से ही विदेशों में भेजा जाएगा, रोजगार दिए जाएंगे, परंतु इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया गया और कबूतरबाजी निरंतर हो रही है। बल्कि अब तो आम बात होगी, पहले तो थोड़ा बहुत एक्शन हो जाता था, अब तो लूटने में दलाल लगे हुए हैं और वो निरंकुश हैं। किसी प्रकार से दफ्तर खोले बैठे हैं और लोगों को 50-50 लाख रुपए में नौजवानों को लूटा जा रहा है, और कबूतरबाजी पे कोई रोक सरकार लगा नहीं सकी। माजरा जी, आप पुराने पॉलिटिशियन हैं, अगले चुनाव मिशन 2024 बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी सब अभी से तैयारी में है। कौन से मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा जाएगा? विशेष तौर से सबसे ज़्यादा मुद्दे हरियाणा प्रदेश के लिए और देश के लिए महंगाई का, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का, और हरियाणा प्रदेश में तो जो इनकम्बेंसी फैक्टर है कि हरियाणा प्रदेश की सरकार को बने आज 8 साल हो गए हैं, तो इनके खिलाफ तो जनक्रोश है। आप इस जनक्रोश को देखोगे तो ये जब जाकर के कोई जलसा, रैली, जलसे, जुलूस करते हैं, इनकी सभाओं में लोग आना छोड़ गए हैं। इनके ही खिलाफ जनक्रोश है भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के खिलाफ। जेजेपी के लोगों ने आंखों में धूल झोंक करके सत्ता बनाई। इन्होंने कहा 75 पार, जब उनकी मेजोरिटी नहीं बनी बीजेपी की, तो इन्होंने कहा जेजेपी वालों ने इनको कर देंगे जमुना पार, और बाद में दोनों हमजोली हो गए। ये ठगबंधन है। और इन्होंने किस प्रकार से, कोरोना काल था, ना कोरोना काल में दवाइयाँ थी, ना रेमडेसिविर थी, ना बेड थे, और ना कोई स्टाफ नर्स थी। ऐसे कोरोना काल में इन्होंने शराब बेची और शराब घोटाला हुआ। ऐसे कोरोना काल में
रजिस्ट्री घोटाला हुआ, धान घोटाला हुआ, हरियाणा प्रदेश के लोगों को लूटा जा रहा है, शराब घोटाला हुआ। और इसके मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको कोई शर्म नहीं है इस बात की कि बेरोजगारों को इन्होंने बकाया था कि भाई हम एक ऐसा कानून बनाएंगे कि लगने वाली हर फैक्ट्री में 75% हरियाणा के होंगे, वो भी ठंडे बस्ते में, वो भी नकली बात। बुजुर्गों को कहा था 5100 रुपये पेंशन होगी, वो भी नकली बात। और इन्होंने तो दादा ही नकली बना लिया जेजेपी वालों ने। और ये जा करके वीर तेजा जी के मंदिर में नकली ईंट चांदी की दिया है। ये इतने बेशरम हैं और इनके लिए जनता तैयार है कि इनके खिलाफ जन आक्रोश चरम सीमा पे। धन्यवाद। तो ये हैं रामपाल माजरा, पूर्व संसदीय सचिव हैं, पुराने पॉलिटिशियन हैं, कई राजनीतिक मुद्दों पर बात की। फिलहाल ये किसी राजनीतिक दल में सक्रिय नहीं है, अपने विधानसभा के क्षेत्र में किसानों के मुद्दे पर, आम जनता के मुद्दों पर, जिसे जनहित के मुद्दे कहा जा सकता है, उन मुद्दों पर अवेयरनेस का काम कर रहे हैं। और कभी युवा लोकदल का नेतृत्व भी इन्होंने किया है। फिलहाल एक तरह से कहा जाए राजनीतिक रूप में ये इन्होंने खामोशी धारण कर रखी है, अभी अपने पत्ते नहीं खोल रहे कि किस दल में जाएंगे। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।